हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सीक्यूब साइंस जोन पर। तो जो हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की जो मैकेनिक्स की क्लासेस चल रही थी फिजिक्स की, उसके अंदर मैंने आपको यूनिट 2 कंप्लीट करवा दी हैं। अब आपकी मैं जल्दी से जल्दी ही आपकी यूनिट 3rd और 4th कंप्लीट करवाऊंगा। 3, 4 या 5 क्लासों के अंदर आपकी यूनिट 3rd कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट 3, 4 क्लास मान के चलिए आप, 4 क्लास के अंदर आपकी यूनिट 3rd कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपकी 2 या 3 क्लास में आपकी 4th हो जाएगी। फिर हम सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला आपका यूनिट नंबर 3rd का, मैकेनिक्स का यांत्रिकी का, जो आपकी फर्स्ट ईयर की चल रही है बीएससी फर्स्ट ईयर की। ठीक है, तो आपका मैकेनिक्स का जो पेपर है उसकी जो आपकी यूनिट नंबर 3rd है वो किसके बेस पर होने वाली है। इसके अंदर आप क्या होने वाला है, जो भी आपके कण होते हैं, चाहे वो गतिशील अवस्था में है या फिर स्थिर अवस्था में है, किस किस टाइप में है वो, उनकी स्थिति का भी अध्ययन करेंगे, उनकी गति का अध्ययन करेंगे, और उनसे कणों से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, जो भी क्रियाएं हैं, जो भी इनके मध्य जो भी क्रियाएं होंगी, जो भी उन कणों के साथ में जो भी एक्शन रिएक्शन जो भी होंगे, उनके बारे में हम टोटल देखेंगे। किस में? इस यूनिट नंबर 3rd के अंदर। ठीक है, मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 3rd में। ठीक है, तो इसमें आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, जो भी मोस्ट टॉपिक है, जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वही मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, ज़्यादा ये मत सोचना कि सिलेबस कंप्लीट होगा, नहीं, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्टली टारगेट उसी पर होना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करता हूँ आज इस सेशन की। तो आज ही सेशन के हम पढ़ने वाले हैं किस चीज़ के बारे में। आपका होता है आपका केंद्रीय बल, जो आपका सेंट्रल फोर्स होता है। केंद्रीय बल के प्रभाव में गतिशील कण की अवकल समीकरण, डेरिवेटिव इक्वेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू सेंट्रल फोर्स ए मोमेंटम या फिर मूविंग पार्टिकल्स। ठीक है, केंद्रीय बल के प्रभाव में गतिशील कण की अवकल समीकरण के बारे में देखेंगे। ये किस प्रकार से निकलेंगी, इसको किस प्रकार से हम डिराइव करेंगे, किस प्रकार से इसको ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो देखना ध्यान से, एक एक चीज़ को फॉलो करते हुए चलना है। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के बारे में बताता हूँ। ये आपका जो डायग्राम मैंने दिखा रखा है, ये आपकी होगी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया। यहाँ से जो ये पार्टिकल है पी, इसको आप पी मान के चलिए, जिसके आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है, आपके एक्स और वाई है, निर्देशांक क्या आपके एक्स और वाई है, इसको आप पी मान के चलिए और एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए आप। ठीक है, पी मान के चलिए, इसके निर्देशांक आपके हो जाएंगे एक्स और वाई। ठीक है, इसकी आपकी एक्स के अनुदिश आपकी वाई डिस्टेंस है और ये आपकी होगी एक्स है, और इसके कारण आपके कोऑर्डिनेट जो है आपके क्या हो गए, एक्स और वाई हो गए। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी के साथ साथ इसकी जो डेरिवेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, और डेरिवेशन इतना हार्ड नहीं है, आराम से समझना है। इस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें किया क्या गया है। ठीक है, तो देखना ध्यान से। कोई गतिशील कण है जिसका द्रव्यमान m है, ये तो सिंपल है। थोड़ा तो जैसे आपको बता दूं कि जैसे हम क्वेश्चन को करते हैं, स्टार्ट करते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है। फिर इस डायग्राम की, ये जरूरी नहीं है कि आप रटे रटाए लाइन लिखें। इस डायग्राम के जो भी आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, थ्योरी है, उसको अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना है, अच्छे से लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, पॉइंट बना करके जरूर लिखना है एग्जाम के अंदर, सीधी थ्योरी मत छाप देना, पॉइंट वाइज पॉइंट बना करके लिखना है। ठीक है, तो देखना, सबसे पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा, कोई गतिशील कण है जिसका द्रव्यमान m है। ठीक है, सिंपल पहला पॉइंट हो गया। अगला हो जाएगा, इसके कार्तीय निर्देशांक एक्स और वाई है, ये मैंने अभी बताए हैं, कोऑर्डिनेट्स आपको बताए हैं मैंने, एक्स और वाई है। कार्तीय निर्देशांक आपके एक्स और वाई है, तथा ध्रुवीय निर्देशांक आर व थीटा है। जैसे मैं इसकी बात करूं पोलर कोऑर्डिनेट्स के ध्रुवीय निर्देशांक की, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, आर और थीटा हो जाएंगे। ये आपका रहा आर, ये आपका रहा थीटा। ठीक है, अब देखिए, कार्तीय निर्देशांक और आपको ध्रुवीय निर्देशांक में रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, वो इन इक्वेशन के अंदर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देख लेना इनको। आपका अक्ष से बराबर होता है आपका आर कोस थीटा, और वाई बराबर होता है आपका आर साइन थीटा। या फिर आप इसको ऐसे ऐसे मान के चलिए कि ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक को जैसे आप इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में ये इक्वेशन निकल के आएगी। या फिर आप इसको इस प्रकार से समझिए कि इनके बीच में रिलेशन है, किसके बीच में, एक तो आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं और एक आपके को कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट है। ठीक है,
अब क्या करना है, सिंपल है, इनका पहले इसका फिर इसका टी के सापेक्ष अवकलन करना है। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन डी टी dr अपॉन डी टी कोस थीटा। अब देखो माइनस आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, ये हो गया डी टी। ठीक है, देखो यहाँ पर जो डी थीटा डी टी है, डी टी है, ठीक है, डी टी है। अब आगे देखिए, अब इसी प्रकार आप क्या करना है, इसी प्रकार आपको y का करना है। y का भी t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। dy अपॉन डी टी बराबर में साइन थीटा dr अपॉन डी टी प्लस कोस टी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, ये हो गया आपका अवकलन। दोनों अवकलन करने के बाद हम दोनों का इक्वेशन आपके पास में ये आएंगी। ठीक है, फिर अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, सेम वही प्रोसेस दोहरानी है। इनका डेरिवेटिव 2 बार कर देंगे। पहले वाले का जो किया था उसका सेम दोबारा अवकलन करना है, y वाले का भी और x वाले का भी दोबारा अवकलन करना है। t के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर या फिर सेकंड 2 बार अवकलन करने पर, 2 बार अवकलन जैसे हम करेंगे तो हमारे पास में निकल के आएगी d2x अपॉन डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ये सिंपल कुछ नहीं किया गया, इसके अंदर इसका अवकलन किया गया है। ठीक है, कोस थीटा माइनस आर डी स्क्वायर थीटा बटा डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी और साइन थीटा। ये आपका एक्स वाली कंडीशन का हो गया है, ये आपका वाई वाली का हो गया। सेम ऐसे ही बेस पर रहेगा। अब कुछ नहीं करना आपको। अब देखिए आगे एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, त्वरण क्या होता है। इस त्वरण का फॉर्मूला होता है आपका, जो भी आपका ए होता है वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर होता है ना, या फिर स्थिति में परिवर्तन हो जाए, बात बराबर ही है। ठीक है, तो आपका डी स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है आपको, ये तो आई तो हो गया आपका अक्ष स्थिति के लिए और जे हो गया आपका वाई के लिए। अब मैंने बताया कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, या फिर आप जैसे इसकी स्थिति में परिवर्तन करोगे तो आपको दोनों स्थितियां हैं जो आपकी अक्ष वाली है और वाई वाली है, इनका परिवर्तन करना है। तो वो ये वाला जोड़ रहा हूं मैं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, दोनों को इस जगह आई कैप और आपका जे कैप डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का जे कैप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। सेम इनको करना है, त्वरण ज्ञात करेंगे। अब जो इनकी वैल्यू है इसके अंदर फिलअप कर देंगे। ठीक है, आगे प्रोसेस क्या होने वाली है देखिए। अब सिंपल इसमें हमने जो उनकी वैल्यू थी वो पुट कर दी। पुट करने के बाद में जो हमारे पास इक्वेशन आएगा वो आएगा आपका डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर और आईटा कोस आई कैप कोस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। ये आपका अलग बाहर आ गया। और सेम उसी का जो आपका वाई वाली थी उसका भी आपका यहाँ पर रख देंगे, जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स डी वाई स्क्वायर था उसकी वैल्यू थी ये। तो ये क्या हो जाएगी आपकी आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का 2 डी आर डी टी डी थीटा अपॉन डी टी। और देखो इसमें यह वाला आपका माइनस में आ गया, माइनस का आईटा माइनस का आई कैप साइन थीटा प्लस का जे कैप कोस थीटा। ठीक है, अब देखो ये तो था सिंपल, इसमें वैल्यू पुट करनी थी, इतनी देर कुछ नहीं था। अब आगे देखिए, अब इसमें बात करूं मैं तिर्यक दिशा में एकांक सदिश। अब आपके जो रेडियली जो डायरेक्शन होती है, तिर्यक दिशा होती है, उसके अंदर जो एकांक सदिश होते हैं आपका, जो आपका पॉइंट सदिश होते हैं, यानी कि आपको पॉइंट वेक्टर बोल दीजिए या फिर एकांक सदिश बोल दीजिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप अपने यूनिट वेक्टर बोल दीजिए। ठीक है, तो वो किस प्रकार से होता है। अब जो आपका जो मैंने यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ मैं, ये वाला मैंने आपको बताया है अभी, जस्ट देखना, ये वाला आई कैप कोस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, ये आपको आर कैप एकांक सदिश मानना है। ठीक है, ये आपने मान लिया, क्या हो गया, जे कोस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा आई कैप कोस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, ये आपके हो गए तिर्यक एकांक सदिश। ठीक है, अब देखो ये किस प्रकार से है, ये कुछ ग्राफ थे। एक्स डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं आपका कोस थीटा हो गया, एक्स में आई कैप हो जाएगा, और वाई एक्स डायरेक्शन में जाऊंगा तो आपका साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका थीटा एंगल हो जाएगा, आर हो जाएगी, ये पोलरिकल आपके जो आपके कोऑर्डिनेट्स है वो हो जाएंगे। और बात करूँ मैं इसकी विपरीत दिशा में, अब जैसे मैं इसके जस्ट उल्टा जाऊं तो क्या हो जाएगा आपका, उल्टी साइड में आपको गमन करोगे तो आपका माइनस का साइन थीटा जे कैप, और ऊपर चल रहा है आपका कोस थीटा, तो कोस थीटा जे आई कैप। यहाँ पर देखो ये आई है, ये जे है। ठीक है, कोस थीटा जे कैप, ये आपकी आर हो गई स्थिति, ये थीटा है। ठीक है, और विपरीत साइड में देखें, इस उल्टी साइड में देखें तो आपका ये वाला थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम है, अच्छे से देख लेना इनको। ठीक है, आगे देखिए,
अब क्या करना है, द्विअंगी दिशा में एकांक सदिश। अब दोनों अंगों की दिशा में जो एकांक सदिश होते हैं वो किस प्रकार से होंगे, वो कुछ इस प्रकार से होंगे। वो मैंने आपको बताया पहले, तो मैंने इसको देखो ये बताया, अभी आपको मैंने क्या बताया पहले, आई कैप कोस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। अब जो विपरीत ट्रांजेक्शन वाले देखो ये वाला इधर देखो, अब नीचे आएगा सेम का सेम, देखो कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। थीटा कैप बराबर होगा माइनस का आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कोस थीटा होता है, ठीक है। अब देखो ए आपको क्या बताया मैंने, परिवर्तन करना है आर और थीटा। इसमें स्थितियां कौन कौन सी है, आर में परिवर्तन और थीटा में परिवर्तन। आर वाले में आर कैप, थीटा वाले में थीटा कैप, ठीक है। ये सिंपल है, एकदम सिंपल मोड है, ये आपका त्वरण है, ठीक है। ए है एक सदिश है ये, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था वैल्यू रख देनी है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का आर डी थीटा अपॉन डी टी, जो आपकी एक ही वैल्यू ऊपर आई थी, देखो ये वाली, ये रही, ये वाली एक ही वैल्यू इसके अंदर रखनी है। जैसे इसके अंदर एक ही वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, ये वाला समीकरण निकल के आएगा और थीटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका थीटा मल्टीप्लाई आएगा। अब दोनों की आपस में तुलना करने पर आपके द्विअंगी त्वरण, ये तो हुआ आपका द्विअंगी त्वरण से, और ये था आपका तिर्य्य त्वरण से, ये थी आपकी तिर्य्य वाली से। अब इससे और इसके जो कंपैरिजन करेंगे हम, कंपैरिजन के बाद में जो हमारे पास में निकल के आएगा वो आएगा ये कि दोनों की आपस में तुलना करने पर तिर्य्य त्वरण क्या आएगा हमारे पास में, ए आर आपका आ जाएगा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। और द्विअंगी जो त्वरण होता है आपका वो क्या आ जाएगा आपका, ए थीटा इज इक्वल टू कोष्टक आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। इसका क्योंकि दो बार अवकलन कर रहे हैं, इसका टी के सापेक्ष कर रहे हैं, इसका दो बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का टू डी आर अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी टी। ये मैंने सेम ऊपर करवाया है आपको, जैसे मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, देखिए ये वाला आप देख सकते हो सेम का सेम है, इसमें कोई गलत नहीं है। यहाँ पर आपको दो बार डेरिवेटिव हुआ है और सेम डेरिवेटिव इसका अब नीचे आपको ऐसे की ऐसी वैल्यू इसी पुट कर देनी है, ठीक है। अब आगे देखो इसमें होता क्या है, अब आपको एक तीसरा ही आपको फंडा लगाना है। वो फंडा क्या आपका ध्यान से देखना, फंडा आपका न्यूटन का नियम। अब इसके अंदर आपका न्यूटन का नियम अप्लाई होगा, देखिए इसमें आपका न्यूटन का नियम अप्लाई होने वाला है, ध्यान से देखना थोड़ा अच्छे से। देखिए न्यूटन के दूसरे नियम से, अब किसकी बात करेंगे हम, न्यूटन के दूसरे नियम के, यानी कि न्यूटन की जो सेकंड लॉ है उसके बारे में बात करेंगे। न्यूटन के दूसरे नियम से एफ आर आपका क्या होता है, एफ आर इंटू आर बराबर एम ए। हमको पता है कि एफ बराबर एम ए होता है न्यूटन का सेकंड नियम, ठीक है। और एम क्या होता है आपका, एफ आर और आर कैप बराबर आपका एम ए हो जाएगा। एफ आर इंटू आर कैप इज इक्वल टू एम ए। अब एक की वैल्यू आपको मैंने अभी बताया है, एक तो आपका द्विअंगी के द्वारा निकाला है, एक आपका निकला है तिर्य्य त्वरण, एक तो ए आर निकला है, एक आपका ए थीटा निकला है, ठीक है। दो त्वरण निकले हैं, एम का वैल्यू एम का एम रहेगा और एक की जगह दोनों को जोड़ देंगे, आर कैप ए आर प्लस थीटा कैप ए थीटा। ये दोनों होंगे आपके द्विअंगी वाला और आपका तिर्य्य त्वरण, ये दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। अब देखना जैसे इसकी कंपैरिजन करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद में हमारे पास में क्या निकल के आएगा वो ध्यान से देखना अच्छे से कि क्या अब आगे हमारे पास में क्या निकल के आएगा। जैसे इसकी हम तुलना करते हैं तो क्या आता है, तुलना करने पर हमारे पास में आता है एम आपका मल्टीप्लाई में है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर में आपका आ जाएगा एफ आर। और जैसे मैं बात करूं थीटा वाले की तो एम आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का टू डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल वही की वैल्यू इसके अंदर रख दी है। यहाँ पर मैंने द्विअंगी वाले की भी वैल्यू रख दी है और तिर्य्य वाले की वैल्यू रख दी, दोनों के अलग अलग समीकरण लेने, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास में प्राप्त हो गए। अब जो आपको इस समीकरण 1 और समीकरण 2 दिखाई दे रहे हैं ना, यही आपके समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके केंद्रीय जो बल होते हैं, सेंट्रल जो फोर्स होते हैं, उनके अंतर्गत जो गतिशील कण होते हैं, जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, उनकी गति का जो समीकरण है, उनकी गति का इक्वेशन आपको पास में यही आएगा, ठीक है। अब देखो आगे, अब जल्दी करानी है तो हमें 2-4 टॉपिक एक ही क्लास के अंदर पढ़ने होंगे, थोड़ा पेशेंस बनाए रखना और बने रहना। इसकी बिल्कुल मत करना, स्किप करोगे तो मैं पहले बता देता हूँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ को फॉलो करते जाना है, ठीक है, नोट करते जाना। अगला हमारा टॉपिक होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी ध्यान से देखना, अवमंदित आवर्ती दोलक की गति। अवमंदित आवर्ती दोलक की गति का सामान्य समीकरण। टॉपिक क्या आपका,
अवमंदित आवर्ती दोलक की गति का सामान्य समीकरण, आपका नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रीक्वेंसी, आपका जो जो दोलक होते हैं, ऑसिलेट्स होते हैं, आवर्ती दोलक होते हैं, उनकी गति के कारण जो भी आपकी मोशन के कारण जो भी आपके समीकरण होते हैं, हमारे पास में जो भी समीकरण जो रिलीज होंगी बनकर आपको तैयार मिलेंगी, या फिर किस प्रकार से हमारे पास में समीकरण जो इक्वेशन है वो जनरेट होंगी, उनके बारे में देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना, अच्छे से कर लेना इसको याद, क्योंकि ये आने वाला है, इसको मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है, ध्यान रख लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक करवा रहा हूँ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से 2023 में। ठीक है, 2023 क्या माने, किसी भी 2022, 21, 23, 24, 25 जो भी आपके आगामी आने वाले ईयर्स हैं उसमें आप देख लेना, आपको कंटिन्यू एक के बाद में एक आपको मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा अवमंदित आवर्ती दोलक की गति का सामान्य समीकरण। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, 20 मिनट या 30 मिनट जितनी भी होगी, आपको आराम से देखना है, क्योंकि टॉपिक करवाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, देखिए अवमंदित आवर्ती दोलक की गति का समीकरण, वायु या द्रव्य के माध्यम में दोलन गति करने वाले कण तंत्र पर दो प्रकार के बल लगते हैं। अब सिंपल मैं आपको बता दूं, जैसे ही कोई आपका दोलक होता है वो क्या करता है, गति का जो भी इसको समीकरण ज्ञात करना है हमें किस प्रकार से ज्ञात होगा वो उसको बारे में देखेंगे, कि जो अवमंदित आवर्ती दोलक होता है उसकी गति का समीकरण आपका वायु और आपका द्रव्य उनके माध्यम से जो आपका दोलक है वो दोलन गति करेगा, जो भी पार्टिकल उसके वो दोलन गति करेंगे, तो जो गति करने वाले जो कण होते हैं, जो तंत्र होता है, उस पर दो प्रकार के बल आपके अप्लाई होते हैं, दो प्रकार के आपके बल लगते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला मैं बात करूं आपका प्रत्यानयन बल। जो आपका प्रत्यानयन बल कौन सा होता है इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करने वाला आपके प्रत्यानयन बल की। ठीक है, प्रत्यानयन बल होता है, इसका फॉर्मूला होता होगा F बराबर माइनस का kx। पहले इसको नहीं देखेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, पहले डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसके फॉर्मूले के ऊपर अग्रसर होंगे। देखिए, यह बल दोलक पर सदैव संतुलन बिंदु की ओर लगता है। यह बल दोलक पर हमेशा संतुलन बिंदु की ओर लगता है और दोलक के विस्थापन अक्ष के अनुक्रमानुपाती होता है। अब एक बात ध्यान रख लेना, यहाँ पर जो k है ये कोई कांस्टेंट है, ये आपका अचर है, यानी कि प्रत्यानयन बल नियतांक है। ठीक है, ये मान के चलना। और जैसे मैं अनुक्रमानुपाती की बात करूं, समानुपाती की बात कर रहा है ये, कि F समानुपाती के, जैसे ही समानुपाती नियतांक को हम हटाएंगे तो हमारे पास में जो आपका कांस्टेंट आएगा प्रत्यानयन बल नियतांक, ठीक है, वो आपका आ जाएगा F = माइनस का k अक्ष। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया आपका प्रत्यानयन बल। अब आगे देखिए, आगे किस प्रकार से वो देखना। और जो वहां पर जो आपका k था, F = माइनस का kx था, उसका k हो गया आपका दोलक का बल नियतांक। मैंने अभी बताया था आपका प्रत्यानयन बल नियतांक। ठीक है, दोलक जो भी आपका दोलक जो गति करेगा, पार्टिकल उसका दोलन करेगा, उसका आपका बल नियतांक है। सेकंड पॉइंट होने वाला आपका, सेकंड जो फोर्स होने वाला वो आपका आने वाला है घर्षण या श्यान बल। जो आपका घर्षण बल होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, या फिर श्यान बल बोल दीजिए आप, वो कौन सा होने वाला है? श्यान बल, ये तो आपका इसका फॉर्मूला है। लेकिन फॉर्मूले की तरफ जाने से पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन की हम जैसे बात करेंगे हमारे पास में अच्छे से आपका इसका फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखिए, ये बल हमेशा दोलक में रुकावट डालते हैं। अब क्या होता है, एक बल तो चलाने के लिए काम आता है और दूसरा आपका रोक रहा है, यानी कि एक के विपरीत दूसरा तो होने वाला ही है, हर चीज विपरीत होती है। ठीक है, ये बल हमेशा दोलक में रुकावट डालते हैं, वह वेग के समानुपाती होते हैं। वेलोसिटी जो होती है आपकी उसके समानुपाती होते हैं। और जैसे समानुपाती नियतांक को हम हटाएंगे, यहाँ से समानुपाती को हटाएंगे तो हमारे पास में एक आएगा आपका अवनमंदन गुणांक, जो ये आपका लेमडा आ जाएगा, ये आपका अवमंदन गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बल हमेशा दोलक में रुकावट डालते हैं और वेग के समानुपाती होते हैं। तो F = आपका माइनस का लेमडा v, और ये होगा दोलक का वेग, और ये हो जाएगा आपका लेमडा हो जाएगा अवमंदन गुणांक। ठीक है, क्या हो जाएगा? अवमंदन गुणांक। अब देखो, अब जो आपका दोलक है उस पर जो परिणामी बल है वो क्या होगा? अब जो परिणामी बल हमारे पास में आएगा, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? जो भी आपके पास में जो प्रत्यानयन बल आया है और आपका घर्षण बल आया है उनको जोड़ देंगे। उनको जोड़ने पर जो हमारे पास में बल आएगा Fr आएगा, रिजल्टेंट आएगा, आपका परिणामी बल आएगा, वो क्या आएगा?
एफ इज इक्वल टू माइनस का के एक्स, यहाँ पर प्लस था क्योंकि दोनों को, ये दोनों आपके नेगेटिव है, तो माइनस का लेमडा डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि वी क्या होता है आपका डी एक्स अपॉन डी टी तो होता है वेग स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, अवमंदित दोलक की गति का समीकरण हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, एम इज इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का के एक्स माइनस का लेमडा डी एक्स अपॉन डी टी। एम द्रव्यमान व समय टी पर त्वरण दोलक का। अब जब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या है, ये त्वरण है किसका, दोलक का। एम द्रव्यमान के कण का और समय टी पर, यह है आपका दोलक का त्वरण है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस का के अपॉन एम एक्स बराबर 0। यहाँ पर एम इसका डिवाइड कर दिया, एम का जैसे डिवाइड किया इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा स्टेप और टफ है, ध्यान से देखना अच्छे से। डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का लेमडा अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस का के अपॉन एम एक्स इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। यहाँ पर लेमडा अपॉन एम को मानेंगे हम 2r और के अपॉन एम को मानेंगे हम ओमेगा नोट का स्क्वायर, ओमेगा नोट का स्क्वायर। और जैसे ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का 2r डी एक्स अपॉन डी टी प्लस का ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। और जो हमारे पास में जो ये इक्वेशन निकल के आया है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, यही अवमंदित आवर्ती दोलक का अवकल समीकरण है। अब जो आवर्ती दोलक होता है अवमंदित का, वही आपका ये है कि आपका इक्वेशन है। अब जो आज की क्लास का जो फाइनल होने वाला है, लास्ट टॉपिक होने वाला है, वो क्या है, अभी आप खुद सोच सकते हैं कि एक क्लास के अंदर 3 टॉपिक लेके आ रहा हूँ ताकि आपके यूनिट कवर हो सके। अब देखो तीसरी क्लास आपकी, या फिर तीसरा टॉपिक ले लीजिए आज ही सेशन का, वो होने वाला है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में देख लेना। जितने भी मैं टॉपिक लाऊंगा सभी सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फालतू कुछ भी नहीं लाना है, जो भी एग्जाम में आने वाले वही मैं करवाना चाहता हूँ। अगला टॉपिक हमारा केंद्रीय बलों के अंतर्गत कण की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है, बताइए। अब एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन टाइप हो किस प्रकार से होता है, एक इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि, या फिर बताइए कि, या फिर समझाइए कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत जो कण होता है उसकी कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है, या फिर कुल संवेग सदैव स्थिर रहता है, कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, कुल वेग स्थिर रहता है, यानी कि कुल जो बल होते हैं वो संरक्षित होते हैं। ऐसी चीज के जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले टॉपिक क्या है, क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से आता है कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत समझाइए कि कण की जो कुल ऊर्जा होती है वो सदैव स्थिर रहती है। अब इसको ध्यान से देखना, एग्जाम में यदि आपको आ जाए तो हमें किस प्रकार से इसको करना है, किस प्रकार से हमको लिखना है, एकदम आसान से स्टेप में बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। लास्ट या 3 या 4 मिनट की बात है, आराम से कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी होगी, उसके लिए थोड़ा मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि लेकिन आपको करवाना जरूरी है, इसलिए आपको जितना जल्दी कवर होगा वो आपको उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। तो देखिए, बल क्षेत्र एफ आर में स्थित आर पर, आर जो आपका कण है उस पर आपके कण की स्थिति ऊर्जा यू आर है। ऐसा हमको पता है जो आपका बल क्षेत्र में जो कण होता है उसकी स्थिति पर, स्थिति के सापेक्ष तो स्थिति ऊर्जा होती है वो होती है आपकी यू आर। ठीक है, तो केंद्रीय संरक्षी बल के लिए, केंद्रीय संरक्षी बल के लिए क्या हो जाएगा आपका, एफ आर बराबर हो जाएगा आपका डी यू आर अपॉन डी आर बट आर केप, डी यू माइनस का डी यू आर अपॉन डी आर आर केप, और एफ आर बराबर आपका हो जाएगा माइनस का डी यू आर अपॉन डी आर। ठीक है, एकांक सदिश का मान 1 था। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। थोड़ा टफ, थोड़े सिचुएशन, थोड़ी इसकी जो भी आपकी कंडीशन है वो थोड़ी टफ है, लेकिन ध्यान से समझो इसको। केंद्रीय बल संरक्षी बल के लिए बात करूँ मैं तो क्या जाएगा आपका एफ आर इज इक्वल टू माइनस का डी यू आर अपॉन डी आर अपॉन आर केप, और आज की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये सेम डी यू आर अपॉन डी आर समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब हम जानते हैं, अभी हम निकाल के आए हैं कि एफ आर बराबर क्या होता है, अभी हम निकाल के आए, जस्ट अभी निकाल के आए बल, जो घर्षण बल की बात की मैंने, एफ आर बराबर एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर में आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं बात कर रहा था आवेगी जो होते हैं, तो जे बराबर आपका होता है एम आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी टी, जो जे बराबर क्या होता है आपका एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ से एम
आर डी थीटा अपॉन डी टी, ये आपका हो जाएगा जे, और होल स्क्वायर आपका जे स्क्वायर। ठीक है, देखो एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर में आर जे स्क्वायर बटे एम आर फोर, समीकरण नंबर 2। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा देखना, समीकरण 1 और 2 से एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का आर जे स्क्वायर अपॉन एम आर फोर, इसको इस साइड में ले आएंगे और आपका ये हो जाएगा आपका डी यू अपॉन डी आर, इसके अंदर वैल्यू रख देंगे इसकी। देखो इस एफ आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे और जैसे इसको ट्रांसफॉर्म इसका स्थानांतरण करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन निकल के आएगी ये वाली इक्वेशन आपके पास में निकल के आएगी। कौन सी इक्वेशन है, एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का आर जे स्क्वायर अपॉन एम आर फोर बराबर माइनस का डी यू अपॉन डी आर। ठीक है, एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का आर जे स्क्वायर अपॉन एम आर फोर प्लस जे स्क्वायर एम आर क्यूब। देखो इसमें भी कुछ नहीं हुआ है, ये सेम का सेम है, इसको इधर रखा और जो ये वाला है इसको उधर ले गए। देखो ये माइनस है और ये वाला इधर आ गया। ठीक है, प्लस में हो गया। अब देखो आगे d अपॉन डी आर वन अपॉन आर स्क्वायर आपका हो जाएगा, जैसे इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन आर क्यूब। अब इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का डी अपॉन डी आर यू वन अपॉन आर यू प्लस जे स्क्वायर 2m आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। ये थोड़ा सा टफ है, इसकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा टफ है, लेकिन करें क्या, इसको समझना पड़ेगा, अच्छे से इसको लिखना है और अपना दिमाग लगाना, क्योंकि एक बार इसको 2-4 बार आप जैसे रफ में लिखोगे ना, आपको स्टेप इसकी सारी समझ आएगी इसमें क्या क्या गया है। जबकि मैं इतना आपको जल्दी में बता रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, लेकिन आपको अच्छे से करेंगे ना याद, अच्छे से इसको याद करेंगे, लिखेंगे रफ के अंदर, आपको इसको ध्यान से देख के करेंगे तो आपको एक एक स्टेप समझ आएगी इसमें क्या क्या गया है। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, डेरिवेटिव किया गया, अवकलन किया गया है और जो भी बल थे उसके अकॉर्डिंग उसके मान रखे गए हैं, वैल्यू पुट करेगी है और सेम उसकी कंडीशन के अप्लाई करके समीकरण 1 और 2 से दोनों को कंपेयर करके ये वाला इक्वेशन निकाल दिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या होने वाला है इसके अंदर, आगे कुछ इस प्रकार से है। अब देखो, अब दोनों पक्षों को डी आर अपॉन डी टी से गुणा करने पर, हल करने पर, अब जो दोनों पक्ष होते हैं उनको डी आर अपॉन डी टी से गुणा कर देंगे और उनको हल कर देंगे। एम डी आर अपॉन डी टी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर में माइनस का डी आर अपॉन डी टी डी अपॉन डी आर यू प्लस जे स्क्वायर 2m आर स्क्वायर। कुछ नहीं किया, सिंपली इससे दोनों पक्षों को गुणा किया है। जैसे गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद में हमारे पास में ये हो गया, देखो इससे गुणा कर दिया, डी अपॉन डी टी 1/2m डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का डी आर अपॉन डी टी, और जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर। इसको जैसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा डी अपॉन डी टी 1/2m डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस ये वाला इधर आ गया तो u प्लस जे स्क्वायर 2m आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। एक बार अच्छे से देख लो, इसको अच्छे से नोट कर लो, समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब देखो जो फाइनल हमारे पास में इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी आपकी 1/2m डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर। देखो जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, u का u, और ये सेम कंडीशन है 1/2m डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव हटा दिए यहाँ से, और जो यहाँ पर E है, एनर्जी है, वो नियतांक है, एक कांस्टेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं ये समीकरण आपकी 5 होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुल ऊर्जा सुरक्षित रहती है, अतः जो आपकी कुल ऊर्जा होती है वो सुरक्षित रहती है। समीकरण 5 के द्वारा हम बता सकते हैं कि जो आपकी जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है, सुरक्षित रहती है। यहाँ पर आपका 1/2m डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये क्या आपका ट्रांसफर एनर्जी है, स्थानांतरित ऊर्जा है। ठीक है, फिर आपका जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, ये आपका रेशनल काइनेटिक एनर्जी, अनुपातिक गतित ऊर्जा है। ठीक है, जो घूर्णी गतित ऊर्जा, रोटेशनल घूर्णी गतित ऊर्जा है। फिर आपका U है, आपका पोटेंशियल एनर्जी है, U आपका स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमें पता चला कि जो आपकी एनर्जी होती है वो
सरक्सी होती है, नियतांक होती है, उसके बारे में हमने देखा, अच्छे से कवर किया है। ठीक है, आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आज के क्लास के अंदर मैंने आपको 3-4 टॉपिक करवाने की कोशिश की है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत होता है एक बार फिर से आप रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज कर लेना वीडियो को, और 3-4 बार यदि देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।